Hello everyone, welcome to Competition Edge. My name is Parini Sharma. Just a brief intro about myself. I have done my graduation and masters in history from University of Delhi. Later, I went on to clear CDS and FCAT and have also appeared in SSBs. Today, I am starting with a course in history for competitive exams. So, without wasting time, let's start with our first chapter, the Indus Valley Civilization or the Harappan Civilization. इंदस रिवर या सिंधु नदी जिसके नाम पर हमारे अपने कंट्री का नाम इंडिया है यानी हमारी अपनी भारतीय सभ्यता. दिस सिविलाइजेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर रिवर इंदस बिकॉज a major portion of it is found around river Indus and its tributaries. Remember, I am also using the word tributaries. इंदस की सहायक नदियों के किनारे भी इस सिविलाइजेशन के साइट्स मिलते हैं. और हड़प्पन नाम इसलिए because Harappa was the first city to be discovered. इस चैप्टर में हमारे लर्निंग टारगेट्स होने वाले हैं द डिस्कवरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, किसने और कब इसको डिस्कवर किया, द टाइम पीरियड असाइन टू इट, इट्स ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, सम कॉमन फीचर्स ऑफ इट्स सिटीज, इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था, एंड फाइनली हाउ डिड दे केम टू अ डिक्लाइन. Harappa was discovered by an Indian archaeologist named D.R. Sahani in the year 1920. Remember when I said tributaries? So here is one example. Harappa is situated on the banks of river Ravi. जो अब तक का सबसे बड़ा सिटी इस सिविलाइजेशन का मिला है वो है मोहेंजोदारो, which was discovered again by an Indian archaeologist named R.D. Banerjee in the year 1921. And Mohenjo-daro is situated on the banks of river Indus. दोनों ही cities present day पाकिस्तान में है. Coming to its time period, different historians have given different time periods. So for our exam purpose, we will go by the NCRTs. That is from 2600 BCE to 1900 BCE. अब यहाँ पर इस civilization के बारे में याद रखने के लिए तो जो दो बातें आती हैं वो है नंबर 1, इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन. शहरी सभ्यता थी ये. दे बिल्ड बिग सिटीज, बड़े बड़े शहर स्थापित किए हैं इन्होंने. एंड सेकेंड, इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. अब ब्रॉन्ज एज को हम इस तरह से समझते हैं कि जब सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने टूल्स बनाने स्टार्ट किए थे तो वो टूल्स होते थे स्टोन के. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द स्टोन एज. ग्रेजुअली ह्यूमंस ने अपने आसपास के मेटल्स को यूज करना स्टार्ट किया, which is collectively known as the Bronze Age. Bronze, as you all know, is itself an alloy of copper and tin. थोड़ी सी और एडवांसमेंट के साथ ह्यूमंस ने यूज करना शुरू किया आयरन. अब हमारी सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, which means the Hadappans did not know the use of iron. लोहे का इस्तेमाल हड़प्पन्स नहीं जानते थे. इफ वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसको एक मैप के थ्रू समझते हैं. लेट मी मेक यू अ मैप फर्स्ट. This is the map of North India. And this is Pakistan. Its north to south extent from Manda in Jammu and Kashmir
2. Daimabad in Maharashtra. वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो सुतका गेंडोर इन बलूचिस्तान. 2. आलमगीरपुर इन यूपी. तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया ये कवर कर रही है. एंड दिस मेक्स इट द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एंशियंट सिविलाइजेशंस. इजिप्शियन, मेसोपोटेमियन, चाइनीज, सभी सिविलाइजेशंस में सबसे बड़ी थी ये. We have already seen that it was an urban civilization. Now let's see how these urban centers looked like. In cities के कुछ common features. First of all, well planned. Harappan cities were very well planned. They were divided into a grid system so that there were main roads, there were by lanes, etc. Also, we see divisions in their layouts. जैसे higher regions of the town might have been for the ruling elites. For example, यहाँ पर मोहनजोदारो में देखने को मिलता है ग्रेट बाथ नाम का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसको रूलिंग क्लास यूज करती रही होगी. और लोअर एरियाज वर फॉर द कॉमन पीपल क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं और यहाँ पर कोई बड़ा स्ट्रक्चर देखने में नहीं आता है. सेकेंडली, देयर ड्रेनेज सिस्टम. यू विल फाइंड बिग एंड स्मॉल कवर्ड ड्रेन्स इन एवरी सिटी जो पानी की निकासी के लिए यूज होते थे. सी हाउ दे वर बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज अराउंड 5000 years ago. Thirdly, वेल प्लान्ड हाउसेस. अब इनके घर भी बहुत प्लानिंग के साथ बनते थे. For example, you will find that the doors and windows of the houses never opened on the main streets. वो हमेशा बाय लेन्स में ही ओपन होते थे. Fourth and a very important one is the presence of bathrooms and toilets in every house. We might have started Swachh Bharat Abhiyan in 2015, but they were aware of the importance of sanitation back then. Let's focus on their economy now. It was primarily an agriculture-based economy. They grew wheat, rice, cotton, mustard, etc. इसके अलावा cattle rearing करते थे. Cattle rearing means मवेशी पालना. Also they made some beautiful crafts. Gold और silver की ज्वेलरी, precious stone के beads, toys, terracotta sculptures. Terracotta is baked clay and some beautiful pottery. अब जब इतना कुछ बनाते थे तो उसको कहीं बेचते भी थे. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज ट्रेड, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल ट्रेड करते थे अपनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मेसोपोटेमिया के साथ जो मॉडर्न डे इराक और सीरिया का रीजन है. अब बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी तो ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू. बार्टर सिस्टम इज चीजों का आदान प्रदान. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीट ग्रो करता है और उसको राइस चाहिए तो वो वीट देकर जो राइस ग्रो करता है उससे राइस ले सकता है. इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ देयर ट्रेड इज that it was not only happening via land route but also through sea routes. The biggest example to prove this is the site of Lothal in Gujarat, which was a port city, and archaeology proves that it also had a dockyard. ये तो थी इनकी इकोनॉमी. Nothing much can be said about their political and social structure because we have not been able to read their script yet. कुछ पॉइंट्स इनके स्क्रिप्ट पर भी देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज एन अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, यानी वो लिखते थे पर जो वो लिखते थे उसे हम पढ़ नहीं पाए. सेकेंडली, इट वॉज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब इमेजेस देखने को काफी मिलते हैं इनके सील्स पर. एंड थर्ड,
It was written right to left. Now the question arises कि जब हम पढ़ ही नहीं पाए तो हमें कैसे पता चला कि right to left लिखते थे? The answer is on their seals. अगर आप इनके seals को देखेंगे तो उस पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. जब हम लिखते हैं तो हमारे लाइंस इस तरह खत्म होते हैं, इनके लाइंस यहां पर एंड हो रहे हैं, विच मीन्स कि वो राइट टू लेफ्ट लिख रहे थे. In the end, let's see how such a flourishing civilization came to a decline. Again, there are different theories given by different historians. We will do the most important ones. First of all, the Aryan invasion theory. As per this, some outsiders called Aryans invaded and displaced the Hadappans. So the Hadappans were forced to leave. The second theory is the theory of droughts. Due to some natural climate changes, the rivers might have started to dry in some areas, due to which there was scarcity of water. The third is the theory of natural disasters, that is, floods and earthquakes. The rivers changed their courses, due to which frequency of floods increased and the cities came to a decline. Also, there is an evidence of a very strong earthquake from the site of Kalibangan in Rajasthan. The fourth theory says over-exploitation of resources. That is, the Hadappans might have over-exploited their natural resources, due to which there was scarcity of resources and the Hadappans had to leave their cities. But see, it is quite obvious that any one particular reason cannot be attributed to the decline of such a big civilization. So we'll leave it to the historians to debate on the reasons. With this, we have come to the end of this chapter. If you have any questions regarding the topic, please ask them in the comment section. That is it for today. Thank you so much for watching. See you in the next video.